वे सभी रासायनिक तत्व जो पौधे की वृद्धि, विकास और अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र गुर्जर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ श्री गोविंदम क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हम टच करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। इस चैप्टर के सभी वीडियोज, नोट्स और इसके मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी ऐप के अंदर ऐड कर रखे हैं, बैच में आपके अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपको जो हम आगे इस क्लास में जिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बैच के अंदर जो वीडियो या नोट्स या मॉडल पेपर डाल रखे हैं वहां पे जाकर उसको देख लेना। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो मैं बैठा हूँ, जो मैं डाउट क्लास में आप उस जो पॉइंट है आपका उसको क्लियर कर लेना, क्योंकि लिख लेना कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो जो मैं पे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐप को डाउनलोड कर लें, श्री गोविंदम क्लासेज को, क्योंकि 12th का क्रैश कोर्स 2021 का जो क्रैश कोर्स है सिर्फ 450 रुपये में आपको मिलता है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्टें कंप्लीटली करवाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर जो है वो हमारे 5 नंबर का है, आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि हर चैप्टर का जब मैं नाम लिखता हूँ साइड में उसका नंबर लिख देता हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। वहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में 5 नंबर का मतलब फिक्स है कि 2 प्रश्न हमारे बनेंगे, जिसमें से एक 3 नंबर का बनेगा और या तो एक 2 नंबर का बन जाएगा या फिर एक 1 नंबर के 2 प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है, सो बड़ा क्वेश्चन कौन सा है हम उसको भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में, कि ये तो डेफिनेटली 100% आएगा ही आएगा, और छोटे मोटे क्वेश्चन है उनको भी मैं लिखते हुए चलूंगा। सबसे पहले कोई भी चैप्टर है, आप एक बात ध्यान रखिए, फिक्स जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे। देखो, छोटे क्वेश्चंस का एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये 20 क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन ये आएंगे ही आएंगे। आप ये सोच लीजिए, तीनों सब्जेक्टों में ये नियम लागू होता है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, उस नाम से संबंधित उसकी परिभाषा या फिर उससे संबंधित अगर कुछ भी है, या फिर अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन उस चैप्टर का जो नाम है उससे संबंधित अगर कोई टॉपिक है हमारे उस चैप्टर में, या उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन जो है वो तो छोटा प्रश्न बनेगा, और उसी से संबंधित अगर कोई टॉपिक है उसी चैप्टर में तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रही है बात भाई? हम पढ़ के आ रहे हैं आवश्यक पोषक तत्व, तो ये तो फिक्स है कि आवश्यक पोषक तत्वों से संबंधित एक तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब इस चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वहां से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, है ना। ये एक सिंपल सा लॉजिक काम करता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, आपके दिमाग को पढ़ता है कि भाई बच्चे का जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में बच्चे को पता है कि नहीं, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में डालेगा ही डालेगा। परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा मैंने आपको बता दी कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जिन तत्वों की, जिन रासायनिक तत्वों की पौधे को आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। अब पौधे को क्या है कि कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कोई 1-2 पोषक तत्व तो होता नहीं, कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अनिवार्य होते हैं। किसके लिए? पौधे के लिए। मतलब अगर वो पौधे के लिए विशिष्ट प्रकृति होते हैं, अगर वो पौधे को नहीं मिलेंगे तो पौधा हो सकता है मर जाए, पौधा हो सकता है अपनी लाइफ साइकिल, अपनी जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाए, हो सकता है कि उसके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो सही से नहीं हो पाए। तो इसलिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो इसमें अनिवार्यता सिद्धांत के अनुसार आते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। अब क्या है कि पौधे के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होंगे, क्योंकि मृदा के अंदर तो भाई बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, राइट। अब सारे के सारे पौधे को जरूरत होगी तो फिर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उनमें से क्या है कि फिल्टर कर दिया गया था कि भाई मृदा के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उनमें से कुछ ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे की वृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हमारे आर्नोल्ड नामक वैज्ञानिक ने। किसने कही थी? आर्नोल्ड नामक वैज्ञानिक ने। आर्नोल्ड नामक वैज्ञानिक ने कुछ एक क्राइटेरिया बना दिया था, किनके लिए? पोषक तत्वों के लिए, कि अगर कोई पोषक तत्व इन शर्तों को पूरी करता है तो वो पौधे के लिए आवश्यक है, वरना नॉर्मल है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट में आप जाओगे बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही सही होती हैं और जो जरूरी होती हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्ब्स वगैरह, ये कि जरूरी है। अगर ये हमारे खाने में नहीं होंगी या फिर हमारे भोजन में नहीं होंगी तो हमारा खाना व्यर्थ है। वैसे ही मृदा के अंदर कई सारे पोषक तत्व होते हैं, उनमें से कुछ पोषक तत्व हैं जो विशिष्ट होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए। तो इसके लिए आर्नोल्ड नामक वैज्ञानिक आए थे। अब इसमें एज याद करनी है आपको, ठीक है। एज कैसे याद करनी है? आर्नोल्ड नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत कब दिए थे? 1954 में दिए थे। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा लाइट इफेक्ट हो रहा होगा बेटा, है ना। ब्लैक पेन ही ले लेते हैं। एज सॉरी, इसमें सन याद रखनी है आपको, 1954
4। आनोन नामक वैज्ञानिक याद रह जाएगा। कंफ्यूजन जो होगा वो यहाँ पे कहाँ पे होगा कि भाई ये 1954 को याद कैसे करें। तो आप यूं ध्यान रखिए कि अभी तुम्हारी 12th की एग्जाम थी और कैंसिल हो गई है, और झमेला जो चल रहा है जिंदगी में वो किसकी वजह से चल रहा है, कोविड-19 की वजह से चल रहा है ना। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोविड-19 की वजह से चल रहा है, मतलब 19 की वजह से हमारी 12th की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है ना। और 19 में आप 9 को याद रखोगे तो 9 जो है वो किससे मिलकर बना होता है, 5 और 4 9 है ना। तो 5 और 4 9, तो आपको ये याद रह जाएगा कि कोविड-19 की वजह से मेरी 12th एग्जाम डिस्टर्ब हुई थी है ना, 12th की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी। और 9 जो होता है वो किसका योग होता है, 5 और 4 का योग होता है। तो 1954 आर्नोन, ये आपको ईयर जो है वो याद रह जाएगी। ठीक है, ये इसकी छोटी सी ट्रिक थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि आर्नोन ने क्या किया कि जितने भी पोषक तत्व थे उन सभी में से कुछ पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व या अनिवार्य पोषक तत्व की कैटेगरी में रख दिया और कहा कि इसने 3 शर्तें रख दी थी। क्या शर्तें रख दी थी, 3 शर्तें रख दी थी आर्नोन नामक वैज्ञानिक ने, या 3 नियम दे दिए थे कि अगर कोई भी पोषक तत्व इन 3 नियमों की पालना करता है तो वह पौधे के लिए क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, 3 नियम क्या है, देखो अब ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा, इसलिए मैं हर टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में इसलिए बता देता हूँ। बाकी सारे जो हैं वीडियो मैंने हर टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, काफी सारे वीडियोस मैंने ऐप के अंदर डाल रखे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो उसको आप ऐप में देख लेना है ना। 3 शर्तें दी थी, बेसिक सा बता देता हूँ एक बार क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। 3 शर्तें क्या दी थी, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है अगर वो उसको नहीं मिला तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, उसकी जननिक वृद्धि रुक जाएगी, वो अपनी क्रिया सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा, उसका जीवन चक्र जो है प्रभावित होगा। पहली शर्त बताई थी। ठीक है, दूसरी शर्त बताई थी कि जिसकी कमी होगी पौधे के अंदर, और कमी से वो क्या है कि उनके रोग हो जाएंगे या फिर उसके लक्षण प्रकट करने लगेगा, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि जिस पोषक तत्व की पौधे के अंदर कमी होती है उस कमी को उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जा सकता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। आपको प्यास लग रही है तो वो प्यास पानी से ही बुझेगी, आपको रोटी खाने से प्यास नहीं बुझेगी। ठीक है, आपको भूख लग रही है तो खाना खाने से ही भूख मिटेगी, पानी पीने से भूख नहीं मिटेगी। तो जिसकी कमी हो रही है पहले तो क्या करेगा, पौधा उसकी कमी के लक्षण प्रकट करेगा। हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, भूख के लक्षण प्रकट करते हैं, और जब भूख लग रही है तो हम खाना खाएंगे तभी मिटेगी, या फिर प्यास लग रही है तो पानी पीएंगे तभी मिटेगी। तो जिस पोषक तत्व की उसके अंदर कमी है वो कमी जो है वो उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरा किया जाता है। ये दूसरी शर्त थी या दूसरा नियम था। ठीक है, तीसरी बात, अब आपको प्यास लग रही है, पानी पी लिया, भूख लग रही है, खाना खा लिया, तो आपकी क्या हेल्थ वापस से बन जाएगी, आप हष्ट पुष्ट हो जाओगे, आप दिनचर्या में जो भी काम कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में वो आराम से कर सकोगे, है ना। तो तीसरा ये है कि जब हम उस पोषक तत्व को उस पौधे को दे देते हैं तो उसके बाद उस पौधे की चयापचय क्रियाएं जो है उसका जीवन चक्र जो है सुचारू रूप से चलने लग जाता है, उसकी जननिक क्रियाएं जो है सुचारू रूप से होने लग जाती हैं। ये तीसरा नियम था। तो अगर कोई भी पोषक तत्व, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों किया है, इसलिए क्या है कि अनिवार्य पोषक तत्व किन्हें कहेंगे, जो पोषक तत्व इन तीनों शर्तों की पालना करता है वही पौधे के लिए अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। ये बात क्लियर कर लेना, ठीक है। क्योंकि बाकी तो बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो मृदा के अंदर हैं और पौधा उनको लेता रहता है और उनसे पौधे के जीवन चक्र चलता रहता है, लेकिन उनमें से विशिष्ट पोषक तत्व कौन से हैं कि जिनके बिना उनकी वृद्धि रुक जाएगी। तो जो इन तीनों शर्तों की पालना करता है वो पौधे के लिए विशिष्ट होंगे, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, तो इस चैप्टर में से मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए किया यहाँ पे कि ये डेफिनेटली आपके प्रश्न आएगा। आनोन का अनिवार्यता का सिद्धांत, छोटा सा प्रश्न बनेगा, 3 टॉपिक हैं, 3 शर्तें, तो तीनों का आपको 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। या तो डेफिनेशन, तो कम चांस रहते हैं डेफिनेशन के, ज्यादातर चांस जो आपके रहेंगे वो किसके रहेंगे, वो इसके रहेंगे। अनिवार्यता सिद्धांत तो आपके आएगा ही आएगा, छोटा प्रश्न आएगा इसका बेटा, ठीक है। उसके बाद में वर्गीकरण, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। वर्गीकरण का फिक्स है, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे वो तो बेसिक आएंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली इसका बनेगा। वर्गीकरण में भी हमने पढ़ा था कि वर्गीकरण इनका अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक। अब इनकी क्या है कि मैंने सारी डिटेल में वीडियो ऐप के अंदर डाल रखी है, सो आप उनको देख लेना। अगर आपने देख रखी है तो क्या करना है, तो ये करना है। देखो, अभी तक आपने अगर ये चैप्टर्स की सारी वीडियोस नोट्स देख रखे हैं, चैप्टर याद था, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अब ये समझ में आ जाएगा कि मुझे लास्ट एंड फाइनल ये टॉपिक्स तो अच्छे से क्लियर करने ही करने हैं, ठीक है। ये इसीलिए मैं आपको बना रहा हूँ, आपको मैंने प्रॉमिस कर रखा है। ये वीडियोस आपको मैं दे इसलिए रहा हूँ कि अगर आपने सारा कोर्स पढ़ लिया है तो अब लास्ट इन टाइम पे इस वीडियो को देख के कि ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से क्लियर वापस से करने हैं, तो वापस से इस वीडियो को देखो और जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा उसको फिर से उठा लो, फिर से अच्छे से क्लियर करो। नहीं समझ में आए तो जो मैं पे जिंदाबाद, है ना। वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण भी अलग अलग आधार पर पोषक तत्वों को बांटा गया है।
मात्रा के आधार पर हो गया, उनकी गतिशीलता के आधार पर हो गया, कार्य के आधार पर हो गया, या फिर इस प्रकार से, ठीक है। 3-4 कैटेगरी में पोषक तत्वों को बांटा गया है। फिर मात्रा के आधार पर अलग अलग आ जाता है, ठीक है। उनका बृहद पोषक तत्व हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया, अति सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया, आवश्यक पोषक तत्व हो गया। इस प्रकार से पूरा चार्ट है, बोर्ड पे मैंने अच्छे से बना के आपको समझाया था विद एग्जांपल्स। उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो डली हुई है। अगर आप फ्री बच्चे हैं, मतलब फ्री बैच वाले बच्चे हैं, तो यूट्यूब से भी आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। ओके, वर्गीकरण हो गया। यहाँ से फिक्स है, ये 2 क्वेश्चन आई। तो एक तो हमको आर्नोल्ड का सिद्धांत अच्छे से क्लियर करना है, वापस से आप देख लो इसको। वर्गीकरण हमें अच्छे से क्लियर करना है, इसकी मैंने एक सिंपल अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेना, वो फिक्स है, क्लियर हो जाएगा आपको। कोशिश मैंने की है, उस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट बात ये देखो, यहाँ पे वर्गीकरण में जो बच्चे एग्जाम में लिख के आएंगे वो 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तो ऐसे होंगे जो सिर्फ ऊपर से देखेंगे, तो वो क्लासिफिकेशन को याद तो अच्छे से कर लेंगे। अब देखो आपको नंबर कैसे लाने हैं, क्लासिफिकेशन को याद तो अच्छे से कर लेंगे और उसमें वो लिख के भी आएंगे कि भाई सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व वगैरह वगैरह सारा, लेकिन उनके एग्जाम्पल से सही नहीं लिख के आएंगे। अगर आपको एग्जामिनर की आंखों में दिखना है, मतलब इंप्रेस कराना है उसको, तो आप क्या कीजिएगा, हर एक पोषक तत्व का जो क्लासिफिकेशन उसका ज्यादा नहीं तो 2 या 3 जो एग्जाम्पल्स हैं उनको तैयार करके जाइएगा। एग्जाम्पल को आप लिख के आओगे वहां पे, तो उसको लगेगा अरे यार इसने एग्जाम्पल, और उसको थोड़ा गैप दे के लिखना कि उसको दिखे, है ना, ऐसा नहीं कि वहीं टू सेट दो उसको। तो उसको एग्जाम्पल दिखेगा तो वो इंप्रेस हो जाएगा, उसको लगेगा वाकई में बच्चा पढ़ा हुआ है या फिर गोविंदम क्लासेज का बच्चा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर छोटे क्वेश्चन में भी अगर कोई भी चीज ऐसी पूछी जाती है, किसी भी पोषक तत्व की परिभाषा वगैरह कुछ भी अगर एग्जाम्पल नहीं पूछा है, तो आपको एग्जाम्पल उसका जरूर लिख के आना, ये बात ध्यान रखना, है ना। इन चीजों से क्या है कि हम जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के आते हैं ना कॉपी में, तो टीचर को लगता है वाकई में बच्चा पढ़ा लिखा है, इसने वाकई में नॉलेज ग्रहण की है, पढ़ा है मतलब, है ना, तो अच्छे नंबर देता है। तो आगे अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलती होगी तो उसको इग्नोर कर देगा। भाई कॉपी में अगर आपके 4 पेज अच्छे से भरे हुए हैं, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उससे ज्यादा आप उसमें लिख रहे हो। अब ऐसा भी नहीं कि 2 लाइन की जगह 20 लाइन लिख रहे हो, 2 लाइन की जगह 2 ही लाइन लिखिए, लेकिन कुछ अपनी तरफ से जो आपको एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे आर्नोल्ड के बारे में सिद्धांत पूछा, अब कुछ बच्चे होंगे जो डायरेक्ट तीनों सिद्धांतों के बारे में लिख के आएंगे, लेकिन आप पहले आर्नोल्ड के बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर दो, ये सन वगैरह लिख दो 1 लाइन ऊपर से, फिर तीनों को लिखोगे तो टीचर को पहले 2 लाइन लिखी, फिर 1 लाइन गैप छोड़ी, फिर तीनों अच्छे से जमाया, फिर नीचे लिखा, तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा, लगेगा हाँ वाकई में पूरा टॉपिक इसने अच्छे से लिखा है, क्लियर किया है ना। तो ये चीज होती है कि आप उस आंसर को किस तरीके से उसको एग्जामिनर को सर्व कर रहे हो। नेक्स्ट है मृदा में पोषक तत्वों के उपलब्ध रूप। ये भी यहाँ से छोटा प्रश्न बन सकता है, कोई आधा 1 नंबर का, है ना। इसमें एक टेबल बनती है, आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था, जिसमें एक तरफ हम लिखते हैं एनपी के जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी टेबल बनवा रखी है, और एक तरफ की पौधा जो है उस पोषक तत्व को किस रूप में ग्रहण करता है ना। नाइट्रोजन है तो उसको जैसे कि एमाइड या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करता है, पोटेशियम है, ठीक है, K+ इस प्रकार से, और जैसे कि खासकर इसमें जो आते हैं फास्फोरस का आता है एक तो, है ना, H2PO4 या HPO4-2 इस प्रकार से। तो जितने भी पोषक तत्व हैं, खासकर जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट है, इनको आप अच्छे से याद रखना। इनमें से डेफिनेटली प्रश्न बनेगा या तो छोटा सा कि भाई इन पोषक तत्वों को पौधा किस रूप में ग्रहण करता है, या फिर डायरेक्ट इसी तरह से आ जाएगा कि कोई 4 या 5 पोषक तत्वों को लिखे कि पौधा उनको किस रूप में ग्रहण करता है। तो सिंपल है सारे, कुछ 1-2 हैं थोड़े से टफ है, बाकी सारे सिंपल हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, मैंने वीडियो ऑलरेडी इसकी डाल रखे हैं, ठीक है। उसके बाद पोषक तत्वों के अधिग्रहण की क्रियाविधि, ये थ्योरेटिकल है, इसमें से ज्यादा प्रश्न बनने के चांस नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल है। इसमें क्या होता है, अधिग्रहण की क्रियाविधि मतलब कि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, पौधा उसको किस तरीके से ग्रहण करता है। तो 4 स्टेप में क्या करता है, 4 या 5 स्टेप सॉरी, उसको पौधा जो है वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है कि सबसे पहले आयन जो है वो मृदा के अंदर, पोषक तत्व जो है मृदा के अंदर आयन के रूप में स्थानांतरित होता है, फिर वो मृदा विलयन में जाता है, घुलता है, घुलकर फिर वो पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में जाता है, ठीक है। 3 जड़ क्षेत्र में घुलकर वो पौधे के अंदर प्रवेश करता है और जड़ के माध्यम से वो पत्ती और तने तक पहुंचता है। इस प्रकार से इन स्टेप के द्वारा पोषक तत्व जो है वो पौधे पे ग्रहण होता है। इसका एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है और आपकी बुक में भी दे रखा है। तो उस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो सारी चीजें, सारे टॉपिक जो है, पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। बेसिक से समझना है, इससे ज्यादा चांस नहीं है क्वेश्चन बनने के, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है इससे। उसके बाद उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, इसका एक मेरे को लग रहा है इसका चांस बन सकता है छोटा सा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा या तो वर्गीकरण का बनेगा या उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो ये टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक 11 कारक मैंने आपको लिखा रखे हैं नोट्स में, अगर आपने पढ़े हो तो या वीडियो आपने देखा हो तो, ठीक है। पैतृक पदार्थ हो गया, उसके बाद मृदा की आयु हो गया, जलवायु हो गया, मृदा पीएच हो गया, ऐसे करके जितने भी हैं 11 लिखा रखे हैं। सिंपल सिंपल है, सारे आसानी से याद हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है।
उसके बाद एक तो देखो यहाँ से वर्गीकरण का क्वेश्चन है, वो फिक्स है, आएगा ही आएगा। अगर आपने इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चे हो, तो आपको ये 2 टॉपिक तो मैं बता रहा हूँ अच्छे से क्लियर करके जाओ, 2 या 3 टॉपिक, तो फिर भी आपके अच्छे नंबर आ जाए। एक तो अनिवार्यता सिद्धांत, एक वर्गीकरण और एक इनकी कमी के, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हो, आप मेरिट वाले स्टूडेंट्स हो, तो वैसे तो सारा कवर करना, तो फिर आपको इसको भी अच्छे से कवर करके जाना है, कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, कार्य व कमी के लक्षण। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर जी बहुत सारे हैं, 17 के 17 पुस्तक दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट आपने जो मैं पे पूछा था। एक तो प्राथमिक पोषक तत्व, उनको अच्छे से याद कर जाना। ठीक है, कैल्शियम, सल्फर, फेरस, बस कैल्शियम, सल्फर, फेरस, ये है खास करके प्राथमिक पोषक तत्वों में से क्वेश्चन आएगा। या तो कि भाई इसके कार्य या कमी के लक्षण लिखो, या फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, फेरस है, इस प्रकार से। और मैं देख लेता हूँ कोई टॉपिक और रहा तो नहीं। कैल्शियम, सल्फर हो गया, ये हो गया, हाँ जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर, ये 5 से पोषक तत्व हैं बेटा जो आपको इनके कार्य और कमी के लक्षण पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं, है ना। बाकी आप बेसिक हो सके तो एक बार सारे देख जाना, बाकी इनको तो आप अच्छे से करके जाना। इनमें से किसी भी 2 या 3 के देगा, अब सारे के सारे नहीं देगा। अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो क्या देगा, कोई भी 3 पोषक तत्व दे देगा, जैसे एनपीके, या फिर एक नाइट्रोजन उठा लिया, कैल्शियम उठा लिया, एक जिंक उठा लिया, कि इन तीनों के कार्य और उनकी कमी के लक्षण लिखो। तो कार्य में लिखते हैं, फिर कमी के लक्षण, फिर कार्य, फिर कमी के लक्षण, फिर कार्य, फिर कमी के लक्षण, इस प्रकार से 3 पेज आपके बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम ये चैप्टर जो है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इस चैप्टर में से जो मेजरली आपको जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से, वैसे तो एक बार तो सारे चैप्टर की रीडिंग मारना, मेरे माथे मत आना कि सर आपने ये 2 टॉपिक बताया तो यही पढ़ के गए, ये नहीं आए। मैं ये उन विद्यार्थियों को बता रहा हूँ या फिर उस हिसाब से बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब एग्जाम टाइम पे हमें सिर्फ ये टॉपिक्स को और अच्छे से क्लियर करना है। तो अनिवार्यता का सिद्धांत हो गया, वर्गीकरण हो गया, और प्रभावित करने वाले कारक या कमी के लक्षण, 3-4 टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में अच्छे से क्लियर करके जाने हैं। क्वेश्चन जो बनेगा 2021 के पेपर में इन्हीं से बनेगा। दूसरी बात, बहुत ही सिंपल पेपर बनेगा इस बार। कोविड की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है तो घबराने की बात नहीं है, और अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी घबराने की बात नहीं है, आपके लिए और फिर से टाइम मिल रहा है। देखो, हर प्रॉब्लम के 2 चीज होती है, या तो आप उसको प्लस रूप में देखो, माइनस रूप में देखो, पॉजिटिव रूप में देखोगे या नेगेटिव रूप में। अगर अभी आप पॉजिटिव रूप में देखोगे तो ये कि आपके पास में फिर से 1 या 2 महीने का समय बच रहा है। जहां तक मेरा अंदाजा है, आपके एग्जाम जो होंगी वो या तो जून के एंड में, जुलाई में जाकर होंगे, उससे पहले संभावना ही नहीं है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, 1-1.5 महीना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। जिन बच्चों ने अगर पूरे साल भर अच्छे से मेहनत की थी, आपको बोर होने की जरूरत नहीं है। आप जो टॉपिक्स उनको अच्छे से पढ़ लिए, और अगर आपको टाइम मिल रहा है अभी, तो आप हमारा जो जेड का कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कम फीस में मैं सारा कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको आगे चल के भी जेड की तैयारी करनी है तो ज्यादा नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि दिन के 3 घंटे आप जेड की स्टडी को करें। अगर आपने अभी तक सारा कोर्स कर लिया है तो 3 घंटे आप जेड की स्टडी को करें, बाकी टाइम पे आप 12th पे ही फोकस रखें। लेकिन अगर आपने अभी तक 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा, या फिर आपको लग रहा है कि मेरी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 12th को अच्छे से क्लियर कीजिए, है ना। जहां पे हो पहले उस स्थान को फिक्स कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, जेड के लिए आगे बढ़ना है ना। तो आप अपने आप को देखिए, यहाँ पे देखो, हम जो हैं कोचिंग संस्थान जितने भी हैं वो सब तो यही कहिए आप जेड कर लीजिए, ये कर लीजिए। डिसाइड आपको करना है कि आपका अभी लेवल क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कि मेरी 12th अच्छे से क्लियर हो चुकी है, जैसे आप में से काफी बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 12th को पूरा घोल के पी लिया है, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने पूरा घोल के पी लिया तो आप अब थोड़ा सा जेड को टाइम दे लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के जेड के लिए कम टाइम बचे। लेकिन अगर आपने 12th भी अच्छे से ढंग से क्लियर नहीं किया, या फिर आप जैसे यूट्यूब से वीडियो देखते हो, या फिर फ्री में कहीं इधर उधर से ऐसे ही, तो सबसे पहले तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि मैंने लॉकडाउन में फीस कम कर दी है। 450 रुपए में मुझे नहीं लगता कि 12th का कोर्स पॉसिबल हो पाता है, बट मैं आपको करवा रहा हूँ। सारे वीडियो, सारे नोट्स और उसमें मिलते हैं। अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको हाईली रिकमेंडेशन है ये कोर्स कि आप उसको लीजिए। 450 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ता है, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही रखा है, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से कोर्स कर लिया है तो या तो आप जेड के कोर्स में जा सकते हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं। उसका भी ऑफर हमने कर रखा है अभी 2500 है। मैं सोच रहा हूँ उसको और कम कर दूंगा मैं, अगर मुझे लगेगा तो। वैसे अभी रामनवमी आने वाला है, एक रामनवमी आने वाली है जो मतलब अच्छा है, तो इस फेस्टिवल पे मैं इस फीस को, जेड वाली जो फीस है इसको मैं 2000 तक करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, या फिर जो भी आपका सजेशन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इस वक्त जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, तो मेरी फिर से कोशिश यही रहेगी कि लॉकडाउन में आपको अच्छे से मैं तैयारी कराऊं, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दूं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। आप श्री गोविंदम क्लासेस से जुड़े रहे उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।